मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब इस दुनिया में कोई कुछ भी खाता है तो उस चीज़ को कोई ना कोई उगाने वाला चाहिए होता है। ठीक है। जब कोई उगाएगा तभी तो कोई खाता है। तो उगाने वाले को हम क्या कहते हैं? उगाने वाला जो कहा जाता है उसको हम फार्मर कहते हैं, उसको हम किसान कहते हैं, जो कि हमारे देश की एक किसी भी देश की एक नींव होता है जिसके बेस के ऊपर उस देश की इकोनॉमी चलती है। ठीक है। क्योंकि कोई भी रॉ मटेरियल होता है, कोई भी चीज़ होती है, सबसे पहले वह खेतों से निकलता है, धरती माता उसको उगाती है, उसके बाद ही हम तक सब चीज़ें पहुंचती है, उसका कुछ प्रोडक्ट बनता है, कुछ भी बनता है। तो फार्मर्स कितने टाइप के होते हैं, तो इस वीडियो में हम फार्मर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हम फार्मर्स के बारे में? क्योंकि यूपीएससी 2023 के अंदर आपसे सीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपके सामने क्वेश्चन है कि कंसीडर राइट वन ऑफ द following, which one of the following best describe the concept of small farmer large field। ठीक है। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में कौन डिस्क्राइब करता है? तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट दी हुई है। रिसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वॉर बाय गिविंग देम अ लार्ज कल्टिवेटेड लैंड विच दे कल्टिवेट कलेक्टिवली एंड शेयर द प्रोड्यूस। या फिर मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। या फिर मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉर्पोरेट बॉडी and surrender the land to the corporate body for a fixed term for which the corporate body makes a payment of agreed amount to the farmers। या फिर company extend loan technical knowledge material input into a number of small farmers in an area so that they produce the agriculture commodity required by the company for its manufacturing process and कमर्शियल प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट कौन सा गुड डिस्क्राइब करता है? किस चीज़ को डिस्क्राइब करने की बात हो रही है यहाँ पर कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि जब भी आप स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड की बात करते हैं, कुछ भी ऐसी बात करते हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्मॉल फार्मर्स कौन होते हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। तो पीआईबी ने खुद आपके सामने रखा है कि 5 टाइप में डिवाइड कर दिया है फार्मर्स को। पहला होता है मार्जिनल फार्मर्स, दूसरा स्मॉल फार्मर्स, सेमी मीडियम फार्मर, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर्स। ठीक है जी। अब मार्जिनल फार्मर कौन से होते हैं? मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास जो है 1 हेक्टेयर से कम क्या होता है, भूमि होती है, कृषि योग्य भूमि होती है। ठीक है। स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि होती है। सेमी मीडियम फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि होती है। मीडियम फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि होती है, और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा इसके पास ज़मीन होती है, उसको हम लार्ज फार्मर कहते हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम स्मॉल फार्मर्स की बात कर रहे हैं कि इनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि होती है, वो क्या होते हैं, उनके लार्ज फील्ड, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का मतलब क्या है। जब हम इस कंसेप्ट की बात करते हैं कि स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड क्या है, तो ठीक है, यह एक आइडिया है जिसमें कि बहुत सारे फार्मर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया एक साथ मिलकर काम करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं दूसरे को एक ग्रुप के अंदर और मिलकर खेती करते हैं। ठीक है जी। दिस ग्रुप आर वर्क कलेक्टिव टू सिंक्रोनस एंड हार्मोनाइज सेलेक्ट एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ठीक है जी। मतलब साथ मिलकर वो एक तरीके से खेती बाड़ी करते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो। बहुत चीज़ें होती है। ठीक है। इस अप्रोच में क्या होता है कि इंडिविजुअली वर्क करने की बजाय किसी स्मॉल लैंड के ऊपर ये क्या करते हैं कि ये फार्मर अपने रिसोर्सेज, नॉलेज और एफर्ट्स को मिलकर लगाते हैं और एक लार्ज फील्ड के ऊपर कलेक्टिवली इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या फिर काम करते हैं। बाय डूइंग सो आप ये क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये कंसेप्ट स्मॉल फार्मर को अलाउ करता है ताकि वो अपनी लिमिटेशंस को ओवर। इसका एक और बेनिफिट भी होता है कि इसमें आप इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं, लेबर शेयर कर सकते हैं, कलेक्टिवली मार्केटिंग उसकी कर सकते हैं, और आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा होता है कई बार कोई सी फार्मर कुछ चाहता है, किसी फार्मर कुछ चाहता है, तो जब सब मिलकर काम करेंगे तो सबको उसको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है जी। तो स्मॉल फार्मर एंड लार्ज फील्ड का एक कंसेप्ट होता है। ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी सरकार ने एक बात कही थी कि सरकार ने कही थी कि हम डबल करेंगे
करेंगे फार्मर की इनकम को, ठीक है जी। तो फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए क्या क्या इशू सामने आए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि क्या क्या वैसे इश्यूज हैं जो किसी भी फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए आता है। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर पॉलिसी का इशू। एग्रीकल्चर पॉलिसी का इशू क्या कहता है आपसे कि ट्रेड एंड मार्केटिंग पॉलिसी है जो गवर्नमेंट अपनाती है, उससे तरफ से उसी वजह से क्या होता है, फार्मर्स को सप्रेस हो जाते हैं, उनकी इनकम सप्रेस हो जाती है। जैसे कि अगर आप एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा देंगे, ठीक है, या सस्पेंशन ऑफ फेवरल कमोडिटीज़ को सस्पेंड कर देंगे फॉर फ्यूचर मार्केट्स, ऐसी चीज़ें अगर होती है तो भी क्या होता है, सप्रेसिंग होता है फार्मर का, ठीक है। या फिर हिडन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इम्प्लीट टैक्सेशन होता है फार्मर्स की इनकम के ऊपर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि पॉलिसी ऑफ हैवी सब्सिडी अलॉन्ग विद द एश्योर्ड एंड ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी एंड व्हीट इज क्रिएटेड चैलेंजेस फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है जी। तो ऐसी चीज़ें होती है। दूसरी फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे भारत देश के अंदर 85% आपको जो देखने को मिलेंगे वो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो बचे हुए हैं उनके पास, जो स्मॉल फार्मर आपको पता है 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि केवल होती है, तो वो अब कितना ही प्रोडक्शन कर पाएंगे। अब 85% फार्मर्स आपके स्मॉल फार्मर या मार्जिनल फार्मर्स ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। अब जब वही देखने को मिलेंगे तो लैंड फ्रेगमेंटेशन का एरिया आ जाता है कि लैंड फ्रेगमेंटेशन होता है, जिस वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन कम है और डबल इनकम करना तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तीसरा होता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है हमारा, इरीगेटिंग फैसिलिटी हमारे को अच्छी नहीं मिलती है, फिर स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, जिस वजह से हमारे को कम कीमतों के ऊपर दाम में बेचना पड़ता है, कोई भी चीज़ें होती है वो फार्मर को बेचनी पड़ती है। चौथी चीज़ है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है जी। प्रोडक्टिविटी कम होने का कारण क्या है, वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, प्रोडक्टिविटी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मानसून पे डिपेंड रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है जी। चाइना, ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट के कंपैरिजन के अंदर हमारी प्रोडक्टिविटी मेजर क्रॉप्स के अंदर बहुत कम है, ठीक है जी। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है, क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है कि फ्लड्स आ जाते हैं या ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा ही बारिश रेगुलर टाइम के ऊपर नहीं होती है, तो इस वजह से क्या होता है, फसल जो हमारी ख़राब हो जाती है, फिर टाइम के ऊपर उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। फिर आता हमारा प्राइस वॉलेटिलिटी, ठीक है, कि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया के अंदर प्राइस वॉलेटिलिटी ड्यू टू द लैक ऑफ स्टेबल प्राइसिंग पॉलिसी है नहीं कोई, ठीक है जी। इस वजह से भी थोड़ा बहुत इशू रहता है हमारी फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए, ठीक है जी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है जी। और फिर हमारे पास ऐसा होता है कि उस टाइम कई बार ऐसा होता है कि हमने प्रोडक्शन तो अच्छा किया, लेकिन हमारे को उस तरीके से उसका क्या होता है, दाम नहीं मिला है फसलों का, ठीक है। तो ये भी एक इशू रह जाता है। चौथा उसके बाद आता है हमारा इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ठीक है जी, कि कोई हमारे को क्रेडिट इंश्योरेंस या फिर हमारे को ऐसा हो जाए कि इंश्योरेंस टाइप का हो या फैसिलिटी फार्मर को ऐसी बहुत ही कम देखने को मिलेगी, ठीक है, जिससे कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट एंड इंश्योरेंस रिमेन्स लो फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए उसको थोड़ी बहुत कम फैसिलिटी मिलती है। अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही कम फैसिलिटी मिलती है, बड़े बड़े फार्मर्स तो फिर भी ले लेते हैं। फिर डिपेंडेंस ऑन मानसून, की मानसून अगर टाइम के ऊपर नहीं आता है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मैक्सिमम मानसून के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें डिले हो जाता है, इनएडिक्वेट रेनफॉल होता है, तो क्रॉप प्रोडक्शन भी कम होता है, जिससे कि फार्मर की इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब इसके लिए क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ने ले रही है ताकि फार्मर की इनकम को डबल कर दिया जाए, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहली बात तो एमएसपी ऑफ क्रॉप्स दे रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मर्सिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसका बजट ही अक्रॉस 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जो सब्सिडी हम फर्टिलाइज़र के अंदर देते हैं, ठीक है जी। तो इनकम सपोर्ट भी फार्मर को मिलता है, जिसको हम पीएम किसान, जिसमें कि हर साल के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर 2000 रुपीज़ हर एक किसान को मिलेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा जब भी आपको कोविड-19 के बीच में आपको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 5 किलो जो है राशन जो है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी दिया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस भी दी गई सब्सिडी उसके ऊपर, और क्रेडिट इरीगेशन के ऊपर भी सब्सिडी मिलती है, बाकी पावर सब्सिडी भी मिलती है इरीगेशन फैसिलिटीज़ के अंदर सरकार के द्वारा, ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा, क्योंकि हमने तो इसके बारे में सब कुछ पढ़ ही लिया है कि स्मॉल
फार्मर राज फील्ड मतलब लघु कृषक बड़े खेत का मतलब क्या होता है। तो अब पता लग गया होगा कि जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी। जो बी ही इसको, क्योंकि मैनी माइनर फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। आपने स्मॉल फार्मर्स, एडिक्वेट मार्जिनल फार्मर्स के बारे में जानकारी ली होगी और इस स्कीम के बारे में भी समझा होगा, और काफ़ी और चीज़ें भी हमने पढ़ी। तो होप सो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।